Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss different methods used for determination of order of reaction. कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं ग्राफिकल मेथड के ऊपर बात करूंगा, आइसोलेशन मेथड के ऊपर बात करूंगा, इंटीग्रल मेथड के ऊपर बात करूंगा और हाफ लाइफ मेथड के ऊपर बात करूंगा। तो पहला मेथड है आपके पास क्या है जी, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड की डिस्कशन पे जाने से पहले एज वी नो दैट द वेलोसिटी और रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमिन्ड बाय द वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। मतलब आप कंसंट्रेशन टर्म्स को वेरी करें तो रिएक्शन का रेट या वेलोसिटी भी वेरी करेगी। ठीक है, क्या मतलब है कंसंट्रेशन टर्म को वेरी करें कि कितने रिएक्टेंट्स जो हैं आपके पास अगर डिकम्पोज हों और वो क्या बनाएं जी, प्रोडक्ट बनाएं, तो रेट क्या होगा। आप अगर उन रिएक्टेंट्स को ज़्यादा कर दें, उसके अमाउंट को आप उसके अमाउंट को वेरी करें, तो रेट पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। आप रेट के ऊपर फ़र्क जो है, वेलोसिटी के ऊपर जो आपके पास फ़र्क पड़ रहा है, आप उसे डिटरमिन कर सकते हैं बाय वेरिंग द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स यूज्ड और प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, अच्छा, आपने रेट एक्सप्रेशन बेटा पहले से पढ़े हुए हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हम रेट एक्सप्रेशन लिखते होते हैं वो क्या है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k1। ठीक है, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू k1 इनटू a माइनस x पावर क्या है इसकी g1। जो रेट है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ a माइनस x। इसी तरह से सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा आपके पास, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेकंड पावर ऑफ द a माइनस एक्स, और k2 क्या है, इट इज द रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और इसी तरह से थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा बेटा, इट इज प्रोपोर्शनल टू द थर्ड पावर ऑफ a माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा, ये तीनों इक्वेशन आपने पढ़ी, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये किसके लिए आपके पास, सेकंड ऑर्डर के लिए, ये थर्ड ऑर्डर के लिए। नाउ एज यू नो दैट जो ऑर्डर है इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टर्म। ठीक है, तो आपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना होगा, फिर एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या होगा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में क्या आएगा, चेंज आएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब जो कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है आपके पास विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप अगर उसको प्लॉट करें वर्सेस dx अपॉन dt, ठीक है, और इस सूरत में, ठीक है, आपको आपके पास एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, वट एवर द इक्वेशन, जो भी इक्वेशन आपके पास है, अगर आप, मैं इसको दोबारा से बोलता हूँ, आप अगर यूज करें सेकंड ऑर्डर की इस इक्वेशन को, ठीक है, और डेटा उठा रहे हैं, ठीक है, चेंज इन वेरिएशन इन कंसंट्रेशन का, और उसको प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है जी, विद दैट ऑफ रेट विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अब अगर आपको इस इक्वेशन के मुताबिक, ठीक है, और इन दो चीज़ों को प्लॉट करने से, उस डेटा से आपको अगर स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है, आप उस डेटा को यूज करें और फिर ग्राफ कंस्ट्रक्ट करें इस इक्वेशन के मुताबिक। ठीक है, वो डेटा इस इक्वेशन को अगर फॉलो कर रहा है और आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो बीकर में पड़ा हुआ जो रिएक्शन है बेटे, वो असल में क्या है जी, वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। नाउ अगर आप वो रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और रिएक्शन से आप कंसंट्रेशन में जो चेंज, जो वेरिएशन आ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, और इसकी वजह से रेट पे फर्क पड़ेगा, ऊपर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, आप प्लॉट कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है, वो जो डेटा है वो आपके पास अगर फॉलो करें इस इक्वेशन को, और इसकी वजह से अगर आपका जो प्लॉट आए आपके पास, आप इस प्लॉट को कंस्ट्रक्ट करें, उस डेटा से आपके पास स्ट्रेट लाइन आए इस इक्वेशन को यूज करते हुए, फिर आपका रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। अगर इस इक्वेशन को यूज करते हुए आपके पास स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो फिर आपका रिएक्शन कौन सा है जी, आपके पास थर्ड ऑर्डर है। ठीक है बेटे, अच्छा, एक बात समझ लें कि इस मेथड के अंदर आप dx अपॉन dt को फाइंड कर सकते हैं बाय प्लॉटिंग x वर्सेस t। x इज द सब्सटेंस या x इज द अमाउंट डिकम्पोज, ठीक है, जो स्पीशी का जो आपके पास जो स्पीशी यूज हुई है रिएक्शन में आपके पास, उसका कितना अमाउंट डिकम्पोज हुआ है, x है। ठीक है, उसको अगर आप प्लॉट करें विद दैट ऑफ टाइम, ठीक है, और आपको कर्व मिले, इस कर्व का अगर आप क्या लें, टेंजेंट लें आपके पास, ठीक है, ठीक है, आप अगर इस टेंजेंट को सॉल्व कर लें, ठीक है, ये जो टेंजेंट लिया आपने, ठीक है, टेन थीटा को आप सॉल्व करें, तो जो टेन थीटा की वैल्यू है, इट एक्चुअली कोरिस्पॉन्ड टू द dx अपॉन dt। इस dx अपॉन dt को फिर आप
वैल्यूज़ में ले सकते हैं, इसके अगेंस्ट आप प्लॉट कर सकते हैं। तो यह मेथड था कौन सा जी, ग्राफिकल मेथड, जिसमें आप डिफरेंट रेट एक्सप्रेशन को, जो कि डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए एक्सपेरिमेंटल डेटा से आप ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है इसके लिए तो फर्स्ट ऑर्डर, इसके लिए सेकंड ऑर्डर, और अगर इसके लिए तो आपके पास क्या है जी, थर्ड ऑर्डर। तो ये पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड कौन सा बेटा, आइसोलेशन मेथड। दिस मेथड वाज गिवन बाय ऑसवर्ड, सबसे पहले ऑसवर्ड ने दिया था। आप एक बात समझ लें कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि रिएक्शन के अंदर एक ही स्पीशी इन्वॉल्व होगी, आप उसके अकॉर्डिंग जो है ऑर्डर को निकाल देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा स्पीशीज हो, जैसा कि ए बी सी स्पीशीज है आपके पास, ठीक है। अब आप, हमें नहीं पता कि इसके अकॉर्डिंग लेट्स से कि ऑर्डर फर्स्ट हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग सेकंड हो सकता है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया जी, थर्ड ऑर्डर आ गया आपके पास। और सी के अकॉर्डिंग जो है आपके पास, सी के ऊपर ऑर्डर जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा आपके पास, तो ओवरऑल ऑर्डर थर्ड आ गया, ठीक है। इसी तरह से मुझे नहीं पता कि बी के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, सी के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम आइसोलेशन मेथड को यूज करते हैं। आइसोलेशन एज द नेम इंडिकेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप दो स्पीशीज को क्या रख देते हैं जी, कांस्टेंट, ठीक है, उनको आप एक्सेस में ले लेते हैं। लेट्स से मैं ऑर्डर फाइंड करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, बी और सी, इनको आप क्या ले लें जी, एक्सेस में ले लें इन स्पीशीज को। अब ए को आप वेरी करें जी, इसके वेरी करने से रेट पे फर्क पड़ेगा, रिएक्शन की वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा। आप रेट निकाल सकते हैं मुख्तलिफ टेक्निक से, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक आपके पास मैंने गिनवाई है बहुत सारी टेक्निक शुरू में, ठीक है, दूसरे लेक्चर के अंदर जो जिस वक्त हम केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट कर रहे थे। आप रेट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसकी जी, ऑर्डर की। जितना भी अब फर्क पड़ रहा है रेट पे या ऑर्डर पे, वो ड्यू टू ए स्पीशीज बढ़ रहा है, क्योंकि बाकी दोनों स्पीशीज क्या है, एक्सेस में आपके पास, ठीक है। तो लेट जो आपके पास ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू द स्पीशी ए, वो क्या है जी, n1 हो गया, ठीक है। अब आप बी के अकॉर्डिंग निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। आप क्या करें, ए को क्या ले लें, एक्सेस ले लें, ठीक है, और बी को क्या करें, आप वेरी करें। अब आप बताएं मुझे रेट किसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, बी के अकॉर्डिंग। ऑर्डर की इंफॉर्मेशन आएगी आपके पास। नाउ जो ऑर्डर और रेट पे फर्क पड़ेगा वो बी के अकॉर्डिंग पड़ रहा है, तो लेट हमने बी को आइसोलेट किया, ए और सी को एक्सेस में रखा। बी के अकॉर्डिंग जो रेट है वो क्या है जी, सॉरी जो ऑर्डर है वो क्या है जी, वो n2 है। इसी तरह से आप सी के अकॉर्डिंग भी बेटा कर सकते हैं। इन दो स्पीशीज को क्या कर लें, एक्सेस में ले लें, सी को आप आइसोलेट कर दें, ठीक है। अब रेट पे फर्क इसकी वजह से पड़ेगा, ऑर्डर इसके अकॉर्डिंग रेट से क्या है जी, n3। ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा बेटे आपके पास, वो बराबर होगा किसके, n1 प्लस n2 प्लस n3 के बराबर होगा आपके पास। आप रेट एक्सप्रेशन भी इसके लिए लिख सकते हैं, ए के लिए मैंने लिखा है, बी के लिए लिखा है, सी के लिए लिखा है। फिर हम इस तरह से एक स्पीशी को आइसोलेट करके बाकियों को एक्सेस में रख के फिर हम ओवरऑल ऑर्डर निकाल सकते हैं कि किस स्पीशी के अकॉर्डिंग रिएक्शन जो है उसका रेट क्या है, फिर उसे हम ऑर्डर की इंफॉर्मेशन लेंगे। तो ये कौन सा मेथड हो गया बेटा आपके पास, ये आइसोलेशन मेथड हो गया जी। नाउ तीसरा मेथड है आपके पास बेटे, इंटीग्रल मेथड। इस मेथड को हम समझेंगे कि ये कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन, या हम इसको यूज करते हुए कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख लें बेटा, मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की है। इस इक्वेशन पे मैं बात कर चुका हूँ डिटेल में, ठीक है। पिछले लेक्चर में आप वीडियो जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़ी, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है। इसी तरह से सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन में ऑलरेडी ये डिराइव कर चुका हूँ, व्हेन द रिएक्टिंग स्पीशीज आर सेम। आप दूसरी भी ले सकते हैं, व्हेन द रिएक्टिंग स्पीशीज आर डिफरेंट। इसी तरह से ये थर्ड ऑर्डर की आपके पास इक्वेशन है, इसे मैं आपको दोबारा से या अपकमिंग जो लेक्चर आ रहे हैं मैं थर्ड ऑर्डर के लिए डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है बेटे। तो ये तीन ऑर्डर्स के लिए मैंने इक्वेशन लिखी हुई। आप जीरो ऑर्डर के भी ले सकते हैं, ठीक है, आप फ्रैक्शनल ऑर्डर के लिए भी ले सकते हैं। तीन ऑर्डर मैंने आपके लिए तीन इक्वेशन ली हुई है। ये तीनों इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ठीक है। इसमें ये क्या है, y आपके पास, और ये क्या हो गया जी, x हो गया, और ये क्या है जी, m है, और ये क्या है जी आपके पास इंटरसेप्ट c है। इस पे बात कर चुका हूँ। आप इसको y एक्सिस पे प्लॉट करें, इसको x एक्सिस पे प्लॉट करें, आपको एक डीकेइंग नेगेटिव स्लोप मिलेगी, जिसकी क्या है जी आपके पास वेरी क्या लिखी हुई है, -k/2.303। इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट log ऑफ a होगा, मैं डिटेल में करा चुका, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा आपके पास जो है वो इस इक्वेशन के मुताबिक आपको ऐसा ग्राफ दे कि जिसमें y और x को प्लॉट करने की वजह से आपको नेगेटिव स्लोप मिले, जिसका इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट क्या हो, log ऑफ a,
तो वो डेटा जो आप उठा रहे हैं व्हीकल से वो फर्स्ट ऑर्डर का है आपके पास, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ये सेकंड ऑर्डर के लिए जो मैं अभी करा रहा हूँ आपको, सेकंड ऑर्डर के लिए इक्वेशन भी आपने लिखी हुई है। ये भी क्या है जी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। y हो गया ये आपके पास, ये हो गया m स्लोप होगी आपके पास, याद रखें तो स्लोप नेगेटिव है, स्लोप क्या है जी, पॉजिटिव, और ये क्या है x, और ये क्या होगी जी, इंटरसेप्ट c होगी। आप y एक्सिस पे 1/a-x को प्लॉट करें और t को प्लॉट करें किसके पे जी, x एक्सिस पे प्लॉट करें, ठीक है बेटा। इसको प्लॉट करने की वजह से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है, ठीक है, जिसकी आपके पास जो स्लोप है वो क्या है बेटा, पॉजिटिव है आपके पास। उधर डीकेइंग स्लोप थी, इधर आपके पास क्या है जी, स्लोप क्या है जी, राइज कर रही है। स्लोप क्या है इसकी, आपके पास स्लोप है क्या है आपके पास, ठीक है। आपको पता है बेटे स्लोप असल में क्या होती है, ये इक्वल होती है किसकी जी, चेंज इन y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कंपोनेंट। क्या मतलब है इस बात का, आप ये 2 पॉइंट ले लें, ठीक है, ये आपने y कंपोनेंट पे लिए, इसके अकॉर्डिंग ये 2 पॉइंट आ गए, ठीक है, यहाँ पर। अब आप देखें y कंपोनेंट कितना चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है, x कंपोनेंट कितना चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये इन 2 पॉइंट्स के बीच क्या होगी जी, स्लोप होगी आपके पास, ठीक। अच्छा, अब आप बेटा इंटरसेप्ट इसका क्या होगा आपके पास, इंटरसेप्ट क्या है जी, अब अगर आप इस t को क्या ले लें, 0 ले लें, t इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस यहाँ पर, ठीक है, 0 ले लें आपके पास, तो t को 0 पुट करने से k भी क्या होगी 0, तो 1/a-x किसके बराबर आ गया, 1/a के बराबर आ गया। 1/a-x को मैंने प्लॉट किया हुआ है एक्सिस पे, तो 1/a क्या है आपके पास, असल में y इंटरसेप्ट है, ठीक है, 1/a, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, दिस इज y इंटरसेप्ट, ठीक हो गया। इंटरसेप्ट क्या होता है, वो लाइन जो कि क्रॉस करे एक्सिस को, तो y एक्सिस को यहाँ पर आपके पास ये क्रॉस कर रही है। ये कुछ ग्राफिकल बातें थी जो मैंने आपके लिए यहाँ पर रखी। इसी तरह से बेटे अब ये कैसे आपके लिए स्ट्रेट लाइन बन जाएगी एकदम से, ये किस तरह से होगा, वंस अगेन आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से आप जो है वो चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का आप ले रहे हैं बेटा, ठीक है, वहाँ से आपको रेट की इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। आप रेट से क्या आगे निकाल सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन में चेंज चाहिए, कंसंट्रेशन का जो चेंज है आप इसको प्लॉट करें वर्सेस टी। इसकी वजह से, इस प्लॉट की वजह से, उस डेटा की वजह से, इस इक्वेशन के मुताबिक, ठीक है, इस इक्वेशन के मुताबिक अगर आपको इस तरह की स्ट्रेट लाइन मिले विद द पॉजिटिव स्लोप, तो आपका जो डेटा है या जो बीकर में रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का है। थर्ड ऑर्डर का कैसे होगा बेटा आपके पास, आप थर्ड ऑर्डर में 1/a-x की जगह पे आप क्या लिखें जी, इसको लिख दें, ये y हो गया आपके पास, ये m हो गया, ये x हो गया, और ये क्या हो गया जी, c हो गया, x में ये t आ गया। थर्ड ऑर्डर की जो स्लोप है आपके पास वो पॉजिटिव होती है 2 के, ठीक है। आप इसको प्लॉट करें तो फिर भी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। लेकिन अब जो आपका डेटा आप ले रहे हैं बेटा, वो डेटा जो है इसके अकॉर्डिंग है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, इसको फॉलो कर रहा है आपके पास, इसके ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो फिर ये थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया। इस तरह से हम लोग ये जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन हमने निकाली हैं, ये इंफॉर्मेशन दे सकती हैं अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लास्ट मेथड कौन सा आपके पास बेटे, वो है जी हाफ लाइफ मेथड। आपको पता होना चाहिए हाफ लाइफ क्या होती है आपके पास, हाफ लाइफ इज एक्चुअली द time of the reaction, time taken by the reaction to reduce its concentration to exactly 1/2, ठीक है, half life method, time taken by the reactants to reduce its concentration to exactly 1/2 is actually called half life। इसे हम डिनोट करते हैं t 1/2 से या t 0.5 से, ठीक है। टी की इक्वेशन मैंने जो आपके लिए डिराइव की थी वो मैंने लिखी हुई है, क्या है आपके पास, टी इज इक्वल टू व्हाट जी, एक्स ए इंटू ए माइनस एक्स इंटू के, ये इक्वेशन आपके पास, ठीक है। आप हाफ लाइफ निकालना चाहते हैं तो टी 0.5 आ गया हाफ लाइफ के लिए, डिनोशन है, इज इक्वल टू व्हाट जी, एक्स क्या है, इट इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम, आप इसको यूं लें, तो आफ्टर हाफ टाइम हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स बच चुके हैं, तो कितने प्रोडक्ट बने होंगे आपके पास, वो हाफ ऑफ द रिएक्टेंट होंगे आपके पास, हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन होंगे, ए इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, तो x कितना होगा, वो 0.5 टाइम ए होगा, ठीक है, x इज एक्चुअली 0.5 टाइम ए इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये आपके पास क्या आएगी जी 0.5 ए इंटू 1/k।
आप इसे सॉल्व करें बेटा तो क्या है जी, टी 0.5 इज इक्वल टू व्हाट, 0.5 ये आ गया आपके पास, ये फुल है, इसमें से आधा को निकालें आपके पास, तो नीचे भी क्या बच गया जी, हाफ, आधा बच गया, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, 1/k अपनी जगह पर मौजूद है, तो टी 0.5 क्या है बेटे आपके पास, 1/k, और ये वाला आपके पास क्या आ गया जी, ए। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो हाफ लाइफ है टी 0.5 है, ठीक है, फॉर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। आप प्रोपोर्शनैलिटी लाना चाहते हैं तो इक्वालिटी को छुपाएं, कांस्टेंट भी छुप जाएगा आपके पास, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, जो हाफ लाइफ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में अगर आपको याद हो, आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं, उसमें फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ थी इट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसा है, ऐसे भी हम समझ लेते हैं। नाउ बच्चे हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं जी, बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज एंड टाइम, ठीक है, इसके बीच हम क्या कर लेते हैं जी, कोई ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ये आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज आ गई, ठीक है, और ये क्या आ गया जी, टाइम आ गया आपके पास, ठीक है। आप सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हम ये ड्रा कर रहे हैं। आपको पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं आपके पास वो क्या होती जाती हैं, कम, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं वो जीरो हो जाएंगी एट इन्फिनिट टाइम, ठीक है। लेट यहाँ पर कोई पॉइंट है बेटा कि आपके पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो 12 मॉलिक्यूल थे आपके पास, ठीक है, जिन्होंने रिएक्टेंट है जिन्होंने चेंज होना है कि इसमें जी प्रोडक्ट में आपके पास कितने हो गए जी, 6 हो गए, 7 8 9 10 11 12 मॉलिक्यूल हो गए, ठीक। अब जब इनकी अगर अमाउंट जो है वो हाफ हो जाए, अगर आपके पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर है, तो इस इनिशियल कंसंट्रेशन ने हाफ होने के लिए जो टाइम स्पेन लिया है वो असल में फर्स्ट हाफ लाइफ है इस रिएक्शन की, लेट्स से वो कितने सेकंड होगी जी, वो 10 सेकंड होगी आपके पास, ठीक हो गया। मजीद आगे इसको आगे लेके जाएं, 6 से ये हाफ हो जाएगी इसमें बेटा 3 में आपके पास, तो अब जो टाइम इसने लिया आपके पास वो ये हो गया, और ये इसकी क्या होगी जी, ये सेकंड हाफ लाइफ होगी। तो अब आप देखें क्या फर्स्ट हाफ लाइफ 10 सेकंड थी, सेकंड हाफ लाइफ कितनी है, तो ये इसके ऑलमोस्ट क्या होगी जी, डबल होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हाफ लाइफ है आपके पास इट इज इनवर्सली रिलेटेड विद द इनिशियल कंसंट्रेशन, कि जितना आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन कम थी तो हाफ लाइफ जो पीरियड था, जो टाइम था वो ज़्यादा था। देखें यहाँ पर आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन 6 थी तो हाफ लाइफ स्पेन जो था वो 20 सेकंड था, ठीक है। जितना कम होगी ये इनिशियल कंसंट्रेशन उतना हाफ लाइफ स्पेन ज़्यादा होगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना आपके पास ये ज़्यादा होगी हाफ लाइफ स्पेन क्या होगा आपके पास जी, छोटा होगा। ग्रेटर द इनिशियल कंसंट्रेशन लेसर विल बी द हाफ लाइफ स्पेन। ये मतलब होती है क्या जी, कि जो हाफ लाइफ है फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इट इज इनवर्सली रिलेटेड विद द इनिशियल कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या थी आपके पास, इट वाज इंडिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन, नो मैटर हाउ व्हाट द कंसंट्रेशन, ठीक है, जो भी कंसंट्रेशन आपके पास विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो टाइम गुजर रहा था आपके पास, आप हाफ लाइफ निकालते जाएं तो हाफ लाइफ के लिए जो स्पेन था वो हर एक कंसंट्रेशन के लिए क्या था, सेम था।